Hello students, welcome to Jai Bhavani Science School e-classes. I am Dr. Dhiren Jadhav and today will be our fifth lecture of biology. So in last lecture we studied chapter 2. In chapter 2 we dealt with the Monera and the Protista both kingdom. Today we will start with the third lecture of chapter 2 and that is kingdom fungi. किंगडम फंगाई या फंजाई भी बोल सकते हो या तो फिर किंगडम फंगी भी बोल सकते हो। ब्रिटिशर्स वैसे इसको फंगी प्रोनाउंस करते हैं, अमेरिकन इसको फंगाई प्रोनाउंस करते हो। यूजुअली हमारे जो यहाँ पे इंडिया में फंजाई भी बोला जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे किंगडम फंगाई। द फंगाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले तो ये हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म की किंगडम है कि इसमें कोई भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इसमें नहीं आता, सारे के सारे हेटेरोट्रोफिक मतलब जो खुद कोई भी फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मोर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। तो इसकी मोर्फोलॉजी कुछ फंगस रहेगी तो इतनी छोटी भी रहेगी और इतने मशरूम से लेके ये छोटी फंगस तक सारे फंगस है। तो इसकी मोर्फोलॉजी भी बहुत सारी डिफरेंट है और डाइवर्सिटी इन दी मोर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। तो हैबिटेट भी बहुत ऐसे मॉइस्ट प्लेस में भी रहेगा और अलग अलग जगह पे बहुत देखने को मिलता है। व्हेन योर ब्रेड डेवलप्स अ मोल्ड और ऑरेंज रोट्स इट इज बिकॉज ऑफ फंगाई। मतलब आपकी ब्रेड के ऊपर ये जो मोल्ड बन जाता है और आपका जो ऑरेंज है, नारंगी है, वो पूरा सड़ जाता है, गल जाता है, तो उसका रीजन भी क्या है? फंगाई है। मशरूम एंड टोडस्टूल ऑल्सो फंगाई। ये मशरूम है और टोडस्टूल है। यूजुअली मशरूम्स है ना वो एडिबल होते हैं और टोडस्टूल जो होते हैं ये पॉइजनस हो सकते हैं, ये एडिबल नहीं होते। एडिबल मतलब खा सकते हैं, मशरूम्स को हम खा सकते हैं और टोडस्टूल को खा नहीं सकते। तो ऐसे ही मैंने एक इमेज रखी है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब ये जो मस्टर्ड प्लांट है कि जो व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासाइटिक फंगस। तो ये जो फंगस है पैरासाइटिक है, मतलब मस्टर्ड के लीव के ऊपर रहकर ही ये खुद फूड सिंथेसाइज करता है, अपना खुद बनाता है, उसमें से अपनी एनर्जी ड्रॉ करता है। ठीक है, तो ये भी एक पैरासाइटिक फंगस है। ठीक है, सम यूनिसेल्युलर फंगाई एग्जांपल यीस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। तो कुछ फंगस जैसे कि यीस्ट, तो वैसे यीस्ट एक ही ऐसी फंगस है जो कि यूनिसेल्युलर है, बाकी सारी मल्टीसेल्युलर है। ठीक है, इसका यूज होता है टू मेक ब्रेड एंड बियर। तो ब्रेड बनाने के लिए जो ब्रेड बनाते हैं ना बेकरीज में, तो यीस्ट का खूब यूज करते हैं। और बियर जो फर्मेंटेशन करके बियर बनाई जाती है तो उसमें भी यीस्ट का यूज किया जाता है। तो ये एग्जांपल इसलिए दिया है कि ये यीस्ट है वो एक तरह की फंगस है और इसका ऐसे हमारे डेली लाइफ में भी यूज है। अदर फंगाई कॉजेज डिसीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे मतलब कुछ और फंगाई भी है जो कि डिसीजेज रोग पैदा करते हैं प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। वीट रस्ट कॉजिंग प्यूसिनिया इज एन इम्पोर्टेंट एग्जांपल। तो ये देख सकते हैं आप, वीट रस्ट भी बोल सकते हैं। तो ये वीट का लीफ नहीं है मगर ये जो फंगस है इसको प्यूसिनिया, ये प्यूसिनिया टाइप की है और इसी तरह से वीट में भी देखने को मिलती है। ठीक है, और ये एक तरह का डिसीज है प्लांट का। सम आर दी सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स एग्जांपल पेनिसिलियम। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से ठीक कर सकते हैं। तो जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो आया ना उसका बेस भी क्या है? फंगस ही है। एक पेनिसिलियम नाम की फंगस से ही उसको बनाया गया है। फंगाई आर कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन मतलब कि वर्ल्ड वाइड बोल सकते हैं, कहीं भी मिलेगा। ठीक है, एंड अकर्स इन एयर वाटर सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब फंगस कहीं भी मिलेगा आपको, एयर हवा में भी मिलता है, पानी में भी मिलता है, सॉइल गीली मिट्टी वगैरह में मिलता है और एनिमल और प्लांट्स के ऊपर भी देखने को मिलता है। इसका हैबिटेट क्या है? ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। यूजुअली ये ह्यूमिड मतलब जहाँ पे भेज ज्यादा है, पानी जैसी हवा है, मतलब हवा में पानी का प्रमाण ज्यादा है, उसको ह्यूमिड बोलते हैं। और वार्म मतलब कि गर्म है, तो ऐसे प्लेसेस में दिखता है। हाउएवर यू वंडर्ड वाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। मतलब हम रेफ्रिजरेटर में क्यों खाना रखते हैं? क्योंकि रेफ्रिजरेटर में ना तो वार्म गर्म होता है ना तो ह्यूमिड होता है, इसीलिए हम रेफ्रिजरेटर में खाना रखते हैं। यस, इट इज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। यूजुअली जो बैक्टीरिया और फंगस दोनों है ना वो वार्म और ह्यूमिड एटमोस्फियर में ही रह पाते हैं और रेफ्रिजरेटर का जो एटमोस्फियर अंदर का रहेगा वो रहेगा कूल एंड ड्राई, जहाँ की हवा में पानी कम होगा और वार्म नहीं होगा, मतलब गर्म नहीं होगा, वो कूल होगा। तो इसमें इसीलिए रेफ्रिजरेटर में रखने से खाना खराब जल्दी नहीं होता, उसमें फंगस या बैक्टीरिया जल्दी नहीं लगते।
विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेल्युलर, फंगाई आर फिलामेंटस। मतलब ये यीस्ट, ये देखिए यीस्ट का मैंने ये माइक्रोस्कोपिक आपको इमेज दिया है, तो यीस्ट है ना वो यूनिसेल्युलर है, और बाकी सारी फंगस होती है वो फिलामेंटस होती है। फिलामेंट क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई इसका स्ट्रक्चर पूरा बनता है, ठीक है। तो ये जो है ना ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको ही फिलामेंट्स बोलते हैं। ये भी फिलामेंट है, ये भी फिलामेंट है, ठीक है। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफाई। तो ये हाइफे का ही डायग्राम है, ठीक है। तो ये हाइफे है, माइक्रोस्कोपिक दिया गया है, तो जो लॉन्ग स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हाइफे बोलते हैं। तो हाइफे आपको याद रखना, हाइफे और माइसेलियम, ये आगे भी बहुत सारे जो हम डिवीजन करेंगे ना फंगस का, उसमें ये वर्ड आपको बहुत ही यूजफुल होंगे। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड एज माइसेलियम। मतलब ऐसे बहुत सारे हाइफे मिलके एक नेटवर्क पूरा जाली जैसा बनाते हैं, जिसको बोलेंगे माइसेलियम। Some hyphae are continuous tubes filled up with multinucleated cytoplasm. These are called सिनोसाइटिक हाइफे। मतलब ये हाइफे के अंदर खाली साइटोप्लाज्म पूरा भरा है, कहीं पे सेप्टम मतलब क्रॉस वॉल्स नहीं है, तो इसको सिनोसाइटिक हाइफे बोलेंगे। और अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे। द सेल वॉल्स ऑफ फंगाई आर कंपोज्ड ऑफ चिटिन एंड पॉलीसेकेराइड। तो इसकी जो सेल वॉल होती है ना सारी फंगस की, यूजुअली उसको चिटिन और पॉलीसेकेराइड की होती है। यूजुअली सेल्यूलोज वगैरह इसमें नहीं देखने को मिलता। सेल्यूलोज कहाँ हमने देखा था कि ये कुछ बैक्टीरिया में और कुछ प्लांट्स में देखने को मिलता है, जो कि फोटोसिंथेटिक यूजुअली होते हैं, ठीक है। अब ये हम सिनोसाइटिक हाइफे क्या है और सेप्टेट हाइफे क्या है वो देखेंगे। तो सिनोसाइटिक हाइफे क्या है कि ये देखिए, ये ट्यूब की जैसे हाइफे पूरा भरा हुआ है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस भी होंगे, ठीक है, अलग अलग, एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, मगर कहीं पे भी कोई डिवीजन नहीं है, कहीं पे भी कोई क्रॉस वॉल नहीं है, तो इसको सिनोसाइटिक फाइल हाइफाई बोलते हैं। और दूसरा आता है सेप्टेट हाइफे। सेप्टेट हाइफे मतलब यह जो इसके अंदर हमें सेप्टेट मतलब यहाँ पे क्रॉस वॉल्स दिख रही है, तो ये सारे सेप्टेट हाइफे है। सॉरी यहाँ पे फाइले लिखा हुआ है मगर वो हाइफे है, ठीक है। Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrates and hence are called saprophytes। मतलब ज्यादातर फंगस है ना वो सेप्रोफाइट्स है। सेप्रोफाइट्स मतलब वो हेटेरोट्रोफिक तो होगी, मतलब खुद का खाना खुद नहीं बनाती, और सेप्रोफाइट्स मतलब जो डिकेइंग मैटर है, डेड सब्सटेंस है, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उसमें को ही एब्जॉर्ब करके उसमें से न्यूट्रिएंट लेके वो खुद का एनर्जी को सिंथेसाइज करती है। ये कुछ सेप्रोफाइट्स है, कुछ है पैरासाइट्स में। दोज दैट डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज पैरासाइट्स। मतलब कुछ प्लांट्स पे रहते हैं, कुछ एनिमल्स पे रहते हैं। जो दूसरे प्लांट या एनिमल या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेड है उसको पैरासाइट बोलते हैं। तो कुछ फंगस है सेप्रोफाइटिक, कुछ है पैरासाइटिक, और कुछ है सिम्बायोट्स। अब सिम्बायोट्स क्या है? सिम्बायोसिस मतलब क्या होता है? यूजुअली एक दूसरे पे डिपेंड रहना, कि they can also live as symbionts in association with algae as lichen and with roots of higher plants as mycorrhiza। तो mycorrhiza और lichen दोनों ही फंगस के अलग अलग दोनों प्रकार है। जो लाइकन्स क्या होता है कि जो algae के ऊपर जाता है, algae में से खाना ड्रॉ करके मतलब अपने एनर्जी को सिंथेसाइज करता है, वो लाइकन से। और माइक्रोरिजा सेम करता है किसके साथ? कि जो हायर प्लांट्स है उसके रूट्स के साथ। तो इसके इन दोनों के भी एग्जांपल और मैंने इमेजेस यहाँ पे दे रखे हैं। कि लाइकन क्या होता है? कि लाइकन इज द composite organism that emerges from algae or cyanobacteria living among the filaments hyphae of the fungi in mutually beneficial symbiotic relationships. The fungi benefits from the carbohydrates produced by the algae or cyanobacteria via photosynthesis। मतलब क्या होता है कि ये algae का और फंगाई का दोनों का जो सिम्बायोसिस होगा ना उसको लाइकन बोलेंगे, ठीक है। अब अलगाई क्या करेगा? वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, सूर्य प्रकाश में से एनर्जी लेके उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह बनाएगा वो फंगाई को सप्लाई करेगा, फंगाई उसको बदले में कुछ न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स कहते हैं। माइक्रोरिज्म में भी ऐसे होता है, तो ये भी एक फंगस है, ठीक है। और ये है ग्रीन प्लांट। अ सिम्बायोटिक association between a green plant and a fungus, this is a green plant and this one is fungus, such as sugars by photosynthesis। मतलब the plant makes organic molecules such as sugars by photosynthesis and supplies them to fungus। मतलब ये photosynthesis करके organic जो photosynthesis के बाद जो sugars वगैरह कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं ना, तो वो सप्लाई करेगा फंगस को। और फंगस क्या करेगा कि वो सोइल में से कुछ मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फास्फोरस वो लेके सप्लाई सोइल में से लेके करेगा इसके रूट के थ्रू ये प्लांट को,
तो ये होगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स। तो ये लाइकन और माइक्रोरिजा, ये पूरा इतना डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मगर ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे इमेज और डिस्क्रिप्शन दिया है। अब रिप्रोडक्शन इन फंगाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। मतलब फ्रेगमेंटेशन, एक टुकड़ा अलग हो गया, उसमें से फिर नया बना। फिजन मतलब एक में से दो हो गए, उसमें से फिर दो नए बने। एंड बडिंग, बडिंग मतलब यीस्ट में बडिंग देखा था ना हमने, अब हम जो यीस्ट होता है ना उसमें बडिंग तरह की, एक बड की जैसे बाहर आता है और वो नीचे गिर जाता है, और फिर वो जो बड है उसमें से ही पूरा फिर से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, तो ये बडिंग कहा जाता है। फिर असेक्सुअल क्या है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। मतलब असेक्सुअल भी होता है इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और स्पोर्स के थ्रू भी होता है, जिसको स्पोर्स को कोनिडिया भी बोलेंगे, और या तो फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स भी बोल सकते हो, जूस्पोर्स भी बोल सकते हो, और भी कुछ टाइप्स है इसके स्पोर्स के, वो आगे हम पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि बाय oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिलियोस्पोर्स, ये तीन तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हमें इसका क्लासिफिकेशन करना होगा तब। तो वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। तो इसका जो क्लासिफिकेशन करना है ना फंगस का, इसके लिए ये जो कौन से स्पोर्स का, इसमें कौन सा टाइप का स्पोर है, कौन से टाइप का oospore है, या तो इसकी फ्रूटिंग बॉडी कैसी है, मतलब वो जो स्पोर्स जहाँ से बन रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, उसकी फ्रूटिंग बॉडी, उसका जो लास्ट एंड वाला पार्ट है वो कैसा है, इसके हिसाब से इनका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा फंगस में वो 3 स्टेप से होगा, तो ये हमें खास याद रखना और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें सबसे पहले होगा प्लाज्मोगामी, फिर दूसरा होगा कार्योग्रामी, और लास्ट वन इज इन मियोसिस। तो प्लाज्मोगामी क्या है, तो इसमें 2 वर्ड है देखिए, प्लाज्मा और गामी। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब जो प्रोटोप्लाज्म है उसका जो प्रोटोप्लाज्म है बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स आर कॉल्ड एज प्लाज्मोगामी। तो मतलब जो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो सबसे पहले ये मान लो एक हाइफाई है, ये दूसरा है, तो ये दोनों का फ्यूजन होगा ना सबसे पहले, तो ये खाली प्लाज्मा का फ्यूजन होगा, अंदर वाला स्ट्रक्चर का किसी का फ्यूजन नहीं होगा, तो उसको प्लाज्मोगामी बोलेंगे। फिर आता है फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियर, मतलब जो अंदर के न्यूक्लियाई है दो अलग अलग, उसका फिर से फ्यूजन होगा सेकंड स्टेप में, वो होगा कार्योगामी। कार्यो वर्ड मतलब है ना वो न्यूक्लियस के लिए यूजुअली यूज किया जाता है, और गामी मतलब मिलना या फिर मिलन या फिर मैरिज बोल सकते हैं आप। तो जब दो न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो जाएगा उसको कार्योगामी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या था, दो अलग अलग सेल्स के खाली प्लाज्मा फ्यूजन हुआ था, यहाँ सेकंड स्टेज में क्या आ गया, प्लाज्मा तो ऑलरेडी उसका फ्यूजन हो चुका है, मगर जो न्यूक्लियस अलग अलग थे वो न्यूक्लियस का भी फ्यूजन हो चुका है। और लास्ट में आता है मियोसिस। अब इसमें से मियोसिस होगा, ठीक है, मियोसिस तो आपको पता होगा कि वो, या तो फिर हम आगे पढ़ेंगे, मियोसिस इज द इन जाइगोट रिजल्टिंग इन दी हैप्लॉइड स्पोर्स। तो यूजुअली मियोसिस में क्या होता है कि हैप्लॉइड्स होते हैं, मतलब वो जो 23 और 46 को क्रोमोसोम वाला हम ह्यूमन में पढ़ते हैं, तो उसमें से हैप्लॉइड मतलब खाली हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स उसमें प्रेजेंट होंगे, तो वैसे वाला उसमें मियोसिस होगा, सेल डिवीजन मियोटिक टाइप का होगा और जाइगोट फॉर्मेशन होगा। When a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse. मतलब जो सेम कंपेटेबल होंगे ना, जो हाइफाई, जो दो, ये मान लो ये दो हाइफाई है, ठीक है, एक ये हाइफे और दूसरा ये हाइफे, अगर इनको हाइफे मान लो, ये कंपेटेबल है, तो ये दोनों साथ मिलके फ्यूज हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल मिल जाएंगे। इसको जो हमने पहले ये 3 स्टेजेस पढ़े थे ना, प्लाज्मोगामी, कार्योग्रामी और मियोसिस। तो प्लाज्मोगामी सबसे पहले जो फ्यूजन होगा तो प्रोटोप्लाज्म होगा, दोनों का मिलके एक हो जाएगा। तो फ्यूजन कैसे होगा, इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पे देखा आपने, जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज हो गया, ये सिंगल एक ही हो गया, इसमें सारा पूरा एक सेल दोनों में से बन गया। मगर ये जो दो अलग अलग न्यूक्लियस है वो एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है अभी। इन सम फंगाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन द डिप्लॉइड सेल्स। कुछ में क्या होता है कि ये फ्यूजन हुआ और तुरंत डिप्लॉइड हो गया, मतलब न्यूक्लियस भी, न्यूक्लियाई का भी फ्यूजन हो गया। मगर कुछ में ऐसा नहीं होता, दो न्यूक्लियस अलग अलग देखने को मिलते हैं। हाउएवर इन अदर फंगाई, जैसे कौन से किस्में, एस्कोमाइसिट्स और बेसिडियोमाइसिट्स, ये दोनों में क्या होता है कि ऑन इंटरवेनिंग डाइकार्योटिक स्टेज, मतलब डाइकार्योटिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि दो न्यूक्लियस है, तो इंटरवेनिंग मतलब बीच में आने वाला एक ऐसा स्टेज आता है जहां पे एक ही सेल में दो न्यूक्लियस रहेगा,
जैसे ये भी न्यूक्लियस इधर है और ये भी है, तो इसको डाइकैरियोटिक स्टेज बोलेंगे, जिसमें n+n मतलब एक न्यूक्लियस प्लस दूसरा न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। सच अ कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइकारियन, और ये स्थिति को क्या बोलेंगे, डाइकारियन बोलेंगे। मतलब ये जो स्टेज पहुंचेगा जहां पे एक ही सेल में दो न्यूक्लियस है, जो फ्यूजन के बाद दो न्यूक्लियस एक साथ आए हैं, तो इसको डाइकारियन का फेज बोलेंगे, एंड डाइकारियन बोलेंगे। और द फेज इज कॉल्ड एज डाइकारियो फेज, मतलब ये जो ये वाला जो फेज है इसको डाइकारियो फेज कहा जाता है। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉइड, मतलब हैप्लॉइड थे अब तक, तो ये दोनों अलग अलग जब तक न्यूक्लियाई थे तब तक हैप्लॉइड थे, मतलब दोनों में आधे आधे क्रोमोसोम्स थे। मगर थोड़े टाइम के बाद ये दोनों भी फ्यूज हो जाके एक न्यूक्लियस बनाएंगे, और इसको क्या बोलेंगे, ये कैसे बन जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा, हैप्लॉइड में से डिप्लॉइड। द फंगाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिप्रोडक्शन डिवीजन अकर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। अब जो फंगस होती है ना वो फ्रूटिंग बॉडी बनाएगी, फ्रूटिंग बॉडी में फिर से स्पोर्स आएंगे। कैसे स्पोर्स होंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे। द मोर्फोलॉजी ऑफ द माइसेलियम, मोड ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज forms the basis of the division of the kingdom into various classes। तो फंगाई किंगडम है ना, उसको अलग अलग क्लास करने के लिए क्या क्राइटेरियाज है, तो कि मोर्फोलॉजी ऑफ द माइसेलियम, माइसेलियम कैसा है, सेप्टेट है कि नहीं है, मोड ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन किस तरह से होता है, उसका मोड क्या है, उसका मतलब नेचर क्या है, और फ्रूटिंग बॉडीज कैसी है, उसकी शेप्स कैसी है। तो ये तीनों चीज मिलके जहाँ पे जिसका कैरेक्टर सिमिलर होंगे, जिसमें ये सब चीजें सिमिलर होगी, वो अलग क्लास में, और थोड़ा बहुत डिफरेंस आता जाएगा, ऐसे ही क्लास बदलता जाएगा। तो इसका जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंडेड है। तो इसके जो क्लासेस के डिवीजन है उसमें सबसे पहले हम जो डिवीजन में सबसे पहला क्लास पढ़ेंगे वो है फाइकोमाइसिट्स। ठीक है, तो मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिट्स आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन द प्लांट्स। मतलब इसमें देखिए बहुत सारे वर्ड्स यहाँ देखने हैं कि मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिट्स आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, मतलब पानी में मिलते हैं यूजुअली ये। ऑन डिकेइंग वुड, जहाँ पे जो लकड़ी या फिर जो वुड सड़ रहा है वहां पे भी देखने को मिलता है। मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, जहाँ पे ज्यादा पानी जैसा, मतलब हवा में पानी वाला जो पार्ट है वो है मॉइस्ट है जहाँ पे, और डैम्प मतलब कीचड़ जैसा प्लेसेस है वहां पे देखने को मिलता है। ऑन और एज ओब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। ओब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है कि जो जिसके भी ऊपर जिस जो अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो रह के पैरासाइट कहा गया है कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहेगा, तो उस ऑर्गेनिज्म के सिवा उसका सर्वाइवल पॉसिबल ही ना हो, मतलब वो मस्ट एंड शुड है वो दूसरा ऑर्गेनिज्म जहाँ पे वो ये पैरासाइट के तौर पे रह रहा है, तो उसके दूसरे ऑर्गेनिज्म के सिवा अगर ये सर्वाइव ना ही कर पाए तो उसको ओब्लिगेट पैरासाइट बोलेंगे। ठीक है, an obligate parasite or the holoparasite is a parasitic organism that cannot complete its life cycle without exploiting a suitable host। मतलब किसी suitable host के सिवा इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी ही नहीं, suitable host का होना बहुत ही जरूरी है। द माइसिलियम इज एक्सेप्टेड, तो हमने देखा था ना कि इसको जो क्लास को डिवीजन करने के लिए मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया उसमें माइसिलियम कैसा है वो हर एक क्लास के लिए जरूरी है। ठीक है, तो जो ये जो फाइकोमाइसिट्स है उसमें माइसिलियम कैसा होगा, एक्सेप्टेड होगा और सिनोसाइटिक होगा। हमने जो माइसिलियम पहले देखा था कि जो हाइफाई है, हाइफाई में एक्सेप्टेड कौन से थे कि जिसमें खाली साइटोप्लाज्म होंगे, मल्टीन्यूक्लिएटेड होगा, उसको एक्सेप्टेड या तो फिर सिनोसाइटिक कहा जाएगा। अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ज़ूस्पोर्स, मतलब या तो मोटाइल होंगे तो उसको ज़ूस्पोर्स बोलेंगे, और अप्लेनोस्पोर्स जिसको जो नॉन मोटाइल है, जो मतलब नॉन मोटाइल है उसको अप्लेनोस्पोर ही बोलेंगे। ठीक है, अब these spores are endogenously produced in sporangium, तो ये भी आपको टर्म याद रखनी होगी जब भी हम ये फाइकोमाइसिट्स पढ़ेंगे, तब आपको इसके जो स्पोरेंजियम है ना ये याद रखना पड़ेगा कि ये स्पोरेंजियम कैसा होता है। तो ये देखिए इसका जो स्पोरेंजियल स्ट्रक्चर है, ये वाला जो हाइफे है उसका जो लास्ट में इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, हाइफे का एक माइसेलियम बनाएंगे, माइसेलियम का जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर रहेगा ये एपोफाइसिस, और उसके ऊपर स्पोरेंजियम बनेंगे। ये स्पोरेंजियम मतलब क्या है कि these spores are endogenously produced in the sporangium, ये स्पोरेंजियम के अंदर एंडोजिनसली अंदर ही प्रोड्यूस होंगे, उसके बाद ये स्प्राउट, ये तो फिर ऐसे बर्स्ट होके स्पोर्स बाहर चले जाएंगे, और बाहर चले जाएंगे तब उसको स्पोरेंजियोस्पोर्स बोलेंगे।
ठीक है, और वो वहां से फिर हवा वगैरह में ट्रैवल करके दूसरी जगह पे फिर से रिप्रोड्यूशन या फिर अपना खुद का मतलब सेम डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, आइसोगेमस या तो फिर डिसिमिलर मतलब अनआइसोगेमस भी हो सकते हैं। अगर ये गैमेट्स है ना, ये आइसोगेमस भी हो सकते हैं और अनआइसोगेमस। आइसोगेमस क्या रहता है कि जिसमें प्लस और माइनस दोनों गैमेट्स जो है ना वो या तो एक ही साइज के होंगे, उसको आइसोगेमस बोलेंगे। अगर साइज उसकी अलग होगी तो उसको अनआइसोगेमस कहेंगे। सम कॉमन एग्जांपल्स आर म्यूकर। तो यहाँ पे मैंने तीनों एग्जांपल जो एनसीईआरटी ने दिए हैं, तीनों के मैंने यहाँ पे इमेजेस दे रखी है। तो ये है म्यूकर। ठीक है, दूसरा है राइजोपस। राइजोपस क्या होता है कि जो ब्रेड में देखने को मिलता है ना, कि ब्रेड में ये जो देखने को फंगस मिलती है, ये है राइजोपस। और तीसरा है मस्टर्ड के प्लांट पे जो दिखता है, अल्ब्यूगो। ठीक है, मस्टर्ड के प्लांट पे और भी बहुत सारी फंगस दिखती है, मगर ये जो पर्टिकुलर हम देख रहे हैं व्हाइट वाला, ये है अल्ब्यूगो। और ये जो ब्रेड है ना, ब्रेड के ऊपर हमने जो ये जो मतलब वायलेट जैसे कलर की दिख रही है फंगस, वो कौन सी है? राइजोपस। और ये है म्यूकर जो कि माइक्रोस्कोपिक है। अब इसके बाद आता है एस्कोमाइसिट्स। ठीक है, एस्कोमाइसिट्स में क्या है कि इसको कॉमनली नोन एज सैक फंगाई। तो सैक फंगाई कहा गया है, तो यूजुअली इसको सैक फंगाई इसलिए कहा गया है कि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, आप सब में जनरली देख लीजिए, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये माइक्रो है, मगर जितने भी मैक्रो फॉर्म्स इसके हैं वो सैक लाइक देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको सैक फंगाई भी कहा जाता है। तो एस्कोमाइसिट्स आर यूनिसेल्युलर। पहले तो ये यूनिसेल्युलर भी है और मल्टीसेल्युलर भी है। ठीक है, यूनिसेलुलर में एक एग्जांपल दिया है किसका? यीस्ट का। यीस्ट का हमने जो सबसे पहले पढ़ा था ना, कि यीस्ट एक ही ऐसी फंगस है, ऐसी एक ही ऐसी फंगाई है जिस जो यूनिसेल्युलर है, मतलब सिंगल सेल से बनी हुई है। और मल्टीसेलुलर भी है, पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम के बारे में मैंने भी आपको पहले ही बताया था। तो ये पेनिसिलियम है, मल्टीसेलुलर है। पेनिसिलियम वही है जिसमें से पेनिसिलिन ड्रग बनाई गई है। ठीक है, और यीस्ट है। तो यीस्ट को हमने ये माइक्रोस्कोपिक मैंने इमेज आपको पहले भी दिखाई थी कि कैसे ये यूनिसेल्युलर कैसे दिखती है। ठीक है, तो ये वाला ये एक इमेज आप और देख लीजिए एक्स्ट्रा, कि इसमें देखिए बडिंग हो रहा है। तो ये जो यीस्ट है ना, इसमें बडिंग होके ये वाला पूरा बड है ना, वो फिर अलग हो जाएगा और उसमें से पूरा एक यीस्ट का सेल फिर से पूरा नया सेल डेवलप होगा। अब क्या है कि ये दे आर सेप्रोफाइटिक। पहले तो सेप्रोफाइटिक है, मतलब जो डिकेइंग मैटर है उसमें से फूड गैदर करते हैं। डिकम्पोजर से, तो जो कोई भी जो डेड एनिमल्स है या फिर डेड ऑर्गेनिजम्स है उसको डिकम्पोज करने के लिए करने का भी काम करते हैं। ये सेप्रोफाइटिक है, कुछ कुछ है डिकम्पोजर से, कुछ है पैरासाइटिक्स या फिर कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस या फिर पैरासाइट। कोप्रोफिलस क्या होता है कि जो भी डेड बॉडी के ऊपर रह के उसको डेड बॉडी को डीके करके खाएगा, उसको कोप्रोफिलस बोलेंगे। और पैरासाइटिक्स भी है, ग्रोइंग ऑन डंग, जैसे मतलब डंग के ऊपर कई बार ग्रो करते हैं। कुछ भी डेड ऑर्गेनिज्म है या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल है डेड, उसके ऊपर ग्रो करते हैं, तो उसको कोप्रोफिलस कह सकते हैं। माइसेलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। तो यहाँ माइसेलियम का कैरेक्टर भी हमें पढ़ना है। तो इसके आगे में हमने पढ़ा था कि वो थे जो उसमें जो माइसेलियम था वो असेप्टेड था। ठीक है, और सिनोसाइटिक था। और यहाँ पे कैसा है कि सेप्टेट है और ब्रांच्ड है। सेप्टेट मतलब यहाँ पे सेप्टेट सेप्टम्स दिखने को मिलते हैं। जैसे ये पूरा हाइफे है तो इसके बीच में बहुत सारे सेप्टम होंगे और उसमें न्यूक्लियस अलग अलग, दो सेप्टम के बीच में एक न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है, न्यूक्लियाई रहेगा, सॉरी। अब ये मैंने एग्जांपल फिर से आपको यहाँ रिमाइंड कराने के लिए दिया है कि नॉन सेप्टेट में कैसा रहेगा। तो नॉन सेप्टेट में कोई भी ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड रहेंगे, मल्टी न्यूक्लियाई रहेंगे इसमें, मगर जो सेप्टम रहेंगे बीच बीच में जो सेप्टम्स है वो सेप्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। सेल वॉल के बाद सीधा अंदर ही ये जो साइटोप्लाज्म भरा होगा उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस रहेंगे और कहीं पे भी सेप्टम नहीं रहेगा। इसमें सेल वॉल के अंदर साइटोप्लाज्म तो है मगर सबके अंदर सेप्टम्स है। अब इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली ऑन द स्पेशल माइसेलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। तो ये कोनिडियोफोर है, ये जो माइसेलियम है उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर तरह पैदा होता है इसमें। और ये जो कोनिडिया है ये एंडोजिनस होते हैं, एक्सोजिनस होते हैं। एक्सोजिनस मतलब इसका कोई कवरिंग नहीं होती है, ऐसे ही प्रोड्यूस होके अलग होते रहते हैं। ठीक है, तो ये कोनिडियोफोर है और ये कोनिडियाज है, ये इमेज में आप देख सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स which are produced endogenously in sac like एस्काई, सिंगुलर एस्कस। मतलब ये जो एस्काई है इसके अंदर एस्कोस्पोर्स बनेंगे, ये सब एस्कोस्पोर्स है। ठीक है, ये एक सिंगल एक एस्काई है।
ठीक है। और ये दिस एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प। तो ये जो एस्कोकार्प रहेगा उसमें बहुत सारे ऐसे एस्कोस्पोर से बने हुए एस्काइस रहेंगे, इसमें पूरा अरेंज होगा, इसको एस्कोकार्प बोल सकते हैं। ये फ्रूटिंग बॉडी रहेगा, इसमें से फिर वो मतलब अलग होके नए नए फिर से ऑर्गेनिज्म अपना नया ही बॉडी डेवलप करेंगे। ठीक है। अब सम एग्जांपल्स दिए हैं, इनके एग्जांपल क्या है, तो इसमें 3 एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिए हैं। एस्पेरिगिलस है, न्यूरोस्पर्मा है, न्यूरोस्पोरा है सॉरी, और क्लेविसेप्स है। तो न्यूरोस्पोरा है ना, वो एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। तो ये एक लाइन एनसीईआरटी ने दी है, हमें याद भी रखनी है कि ये बायोकेमिकल्स में और जेनेटिक वर्क में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये न्यूरोस्पर्मा है, ये तो वीट की है एक, ये वीट है, मगर इसमें देखिए जो ब्लैक दिख रहा है ना, वो है न्यूरोस्पोरा। ये क्लेविसेप्स है और ये है एस्पेरिगिलस। Many members like morels and buffels are edible and are considered delicacies। ठीक है। अब उसमें कुछ और मेंबर्स है, जैसे ये मोरल्स का मैंने फोटो दे रखा है, तो ये एडिबल है। एडिबल मतलब जिसको खा सकते हो, खाने में यूज करते हैं। ठीक है। और कंसिडर्ड एज डेलिकेसीज, कंसिडर डेलिकेसीज मतलब ये ऐसे एक मतलब अलग ही स्पेशल फूड के तौर पे इसको खाया जाता है, मतलब बहुत ही कम अवेलेबल हो उसको कंसिडर डेलिकेसीज बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे बड़े बड़े होटल्स वगैरह में बहुत ही हाई प्राइस पे ये कई बार देखने को मिलते हैं। फिर आता है बेसिडियोमाइसिट्स। तो बेसिडियोमाइसिस में क्या है, कॉमनली नॉन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिस आर मशरूम्स। ये मशरूम्स वगैरह है ना, ये पफ बॉल हो गया, ये सब बेसिडियोमाइसिस है। तो उसमें 3 नाम दिए गए हैं, मशरूम्स है, ब्रैकेट फंगाई है और पफ बॉल्स है। तो बेसिडियोमाइसिस क्यों कहा गया, तो बेसिडियम वर्ड हम पहले पढ़ लेते हैं कि बेसिडियम अ स्पेशल फॉर्म ऑफ स्पोरोफोर। कैरेक्टरिस्टिक्स of Basidiomycetes fungi on which the sexual spore are born usually at the tips of slender projection। मतलब ये जो स्लेंडर जो ऐसे फिलामेंट जैसे प्रोजेक्शन रहेंगे उस पे बेसिडियोस्पोर, ये बेसिडियोस्पोर जन्मेगा जिस फंगस पे, उसको कौन से कैटेगरी में डाला गया है, बेसिडियोमाइसिट्स में। ठीक है। इसका हैबिटेट क्या है कि दे ग्रो इन सोइल, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स, एग्जांपल रस्ट एंड स्मर्ट्स। तो यूजुअली ये सोइल में मतलब गीली मिट्टी में, ऑन लॉग्स मतलब लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उसको लॉग कहा जाता है। उसमें ट्री के स्टम्प्स में, मतलब ट्री जब काटा जाता है, जो नीचे स्टम्प बचता है, थोड़ा सा हिस्सा है नीचे वाला, उसमें और लिविंग प्लांट्स के बॉडीज में भी ये पैरासाइट की तरह रहते हैं। और एग्जांपल दिए गए हैं रस्ट और स्मर्ट्स। तो माइसेलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। तो अब इसके हमें माइसेलियम इसकी याद रखना है कि इसका जो माइसेलियम कैसा है, तो ब्रांच्ड है और ये भी सेप्टेट है, जिस ये सिनोसाइटिक नहीं है, सेप्टेट है। ठीक है। इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि द असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। मतलब इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका है वो स्पोर्स के थ्रू यूजुअली नहीं होता, मगर इसमें क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन से होगा। मतलब एक टुकड़ा नीचे गिर गया, उसमें से फिर नया पूरा फंगस का पूरा जो बॉडी बना, तो उसको ऐसे जो फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। कि द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, इसमें कोई सेक्स ऑर्गन नहीं है, बट प्लाज्मोगामी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप। मतलब दो अलग अलग जीनोटाइप वाले जो स्ट्रेन्स है, सेल्स है, सोमेटिक सेल्स है, डिफरेंट जीनोटाइप वाले, वो मिलेंगे और प्लाज्मोगामी करके इसका जो रिप्रोडक्शन है वो आगे बढ़ता है। तो प्लाज्मोगामी तो हमने पहले पढ़ा था ना कि दो मतलब हाइफे रहेंगे, वो पास आके जो दोनों का जो प्रोटोप्लाज्म है वो पूरा मिल जाएगा। इस तरह से जो रिप्रोडक्शन का वो स्टेज है उसको प्लाज्मोगामी बोलेंगे। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम। मतलब जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है, जब प्लाज्मोगामी हो गया, वो दोनों सेल के प्रोटोप्लाज्म मिल गए, तो उसको तब क्या होगा, दोनों का अलग अलग न्यूक्लियस, अभी न्यूक्लियाई का फ्यूजन नहीं हुआ, तो उस स्टेज को डाइकैरियोटिक बोलेंगे। और आगे जाके न्यूक्लियस भी फ्यूजन हो जाएगा और वो पूरा रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है। गिव्स राइज टू बेसिडियम, तो बेसिडियम बनेगा डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम। अब आता कार्योगामी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। तो मतलब एक बेसिडियम बनेगा ना, जैसे दो सेल मिला तो एक बेसिडियम बनेगा, वो उसके अंदर फिर से कार्योगामी होगा और मियोसिस होगा। मियोसिस मतलब कार्योगामी मतलब दो न्यूक्लियस है वो फ्यूजन हो जाएगा, और उसमें से न्यूक्लियस फ्यूजन में से भी फिर मियोसिस डिवीजन होगा। तो फिर क्या बोलेंगे, उसमें से बनेंगे, तो एक मियोसिस होगा तो 4 बॉडीज बनेंगे, तो 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे।
तो बेसिडोस्पोर्स आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम, ठीक है, तो बेसिडियम के ऊपर ये प्रोड्यूस होते हैं। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। तो जैसे हमने उसमें पढ़ा था, तो कार्प्स मतलब कोई भी एक ऐसी जगह जहाँ पे यूजुअली स्पोर्स होते हैं ना, वो अरेंज होके एक अरेंज मैनर में देखने को मिलते हैं। तो ये जो बेसिडिया है वो अरेंज होके एक पूरी जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको बेसिडियोकार्प बोलेंगे। सम कॉमन मेंबर्स आर एगेरिकस, मतलब मशरूम को हम जनरली, जो एगेरिकस है वो एक टाइप का मशरूम है। यूस्टिलिगो मीन्स स्मट एंड द प्यूसिनिया द रस्ट फंगस। तो रस्ट हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जो ये रस्ट फंगस है, प्यूसिनिया है, ये यूस्टिलिगो है, जो जनरली कॉर्न्स में देखने को मिलता है। ये जो फंगस वाइट पूरा जो डेवलप होकर दिख रहा है ये यूस्टिलिगो है। और अगेरिकस तो हम कॉमनली देखने को मिलता है, जो अभी मानसून चल रहा है तो मानसून में हमें जो ये वाला फंगस है वो बहुत देखने को मिलता है। फिर लास्ट वाला है ड्यूटेरोमाइसिट्स। तो ड्यूटेरोमाइसिट्स क्या है? कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगाई। तो ये एक वर्ड आपको खास याद रखना है कि इसको इम्परफेक्ट फंगाई कहा गया है। क्यों? बिकॉज ओनली द असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ द फंगाई आर नोन। इसमें क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं, असेक्सुअल ही होगा और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, तो इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंगाई भी कहा गया है। When the sexual forms of this fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to। मतलब इनके जैसे ही दिखने वाले ऑर्गेनिज्म या तो ऐसी ही फंगस में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले कुछ स्पीसीज देखे गए हैं तो उसको अलग क्लास में रख दिया गया है। इसको ये फंगाई वाले क्लास में नहीं रखा है, ठीक है। फंगाई वाले कौन से क्लास में? ड्यूटेरोमाइसिट्स में नहीं रखा गया, उसके कुछ कैरेक्टर बदल गए तो अलग क्लास में शिफ्ट कर दिया गया। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम and placed under Deuteromycetes and the sexual stage another and placed under another class। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो नया स्पीसीज मिला मान लो एक आपको, तो उसमें असेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज है, तब तक उसको किस में रखा गया है? ड्यूटेरोमाइसिट्स में। अगर उसमें सेक्सुअल स्टेज आ गया तो फिर उसको अनदर क्लास में शिफ्ट कर दिया, तो ऐसा भी हो सकता है। लेटर व्हेन द लिंकेज वेर एस्टेब्लिश्ड द फंगाई वेर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ ड्यूटेरोमाइसिट्स। मतलब जब इसका लिंकेज मिल गया, पूरा अच्छी तरह से इसकी डिटेल स्टडी हो गई, पता चल गया, तब फंगाई में से उसको आइडेंटिफाई करके दूसरे ड्यूटेरोमाइट्स में से बाहर कर दिया गया। Once perfect, मतलब sexual stages of members of deuteromites were discovered, they were often moved to ascomites and basidiomycetes। मतलब जब इसके कुछ जो ऐसे ड्यूटेरोमाइट्स वाले जो भी फंगस थे, सेम कैरेक्टर्स वाले उसकी तरह दिखने ही वाले जितने भी फंगस थे, उसमें सेक्सुअल कैरेक्टर्स जब देखने को मिलते हैं, ठीक है, सेक्सुअल स्टेजेस उसके देखने को मिले, तब उसको किस में? एस्कोमाइसिट्स और बेसिडियोमाइसिस में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ड्यूटेरोमाइसिट्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। तो कोनिडिया हमने पहले भी पढ़ा था, कोनिडिया से ही ये एक्सोजिनसली होता है, एंडोजिनस नहीं होता, ये भी हमें याद रखना है। और इसी से जो असेक्सुअल मीन से ही वो रिप्रोड्यूस करता है ड्यूटेरोमाइसिट्स। मतलब क्लास में हम पूरा टोटल मिलाए तो यही चीज सीखने को मिलती है कि जो ड्यूटेरोमाइसिट्स में है ना, सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ही पार्ट्स आएंगे। अगर इसमें सेक्सुअल स्टेजेस देखने को मिलते हैं तो फिर उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है? या तो एस्कोमाइसिट्स में या तो फिर बेसिडियोमाइसिट्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इसका माइसेलियम कैसा होगा? क्योंकि द माइसेलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, मतलब सेप्टेट होगा और ब्रांच्ड होगा। ज्यादातर हमने देखा है फंगाई में सारे क्लासेस में सेप्टेट और ब्रांच्ड माइसेलियम ज्यादातर देखने को मिलता है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स, मतलब कुछ सेप्रोफाइट्स है, कुछ पैरासाइट्स है, व्हाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स। तो ये एक डिकम्पोजिंग में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है फंगाई है वो, ठीक है, और मिनरल साइक्लिंग में भी हेल्प करता है। और मिनरल साइक्लिंग यूजुअली हम देखने को मिलता है कि जितने भी डिकम्पोजर्स है ना, वो मिनरल की रिसाइकल्स में बहुत बड़ा हेल्पिंग ऑर्गेनिजम्स है। सम एग्जांपल्स आर अल्टरनारिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। तो ये तीनों के इमेजेस भी मैंने यहाँ दे रखे हैं और ये सब तीनों इसी क्लास में आएंगे। तो ये था आज के क्लास के लिए, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटे। थैंक यू।